Hi everyone, this is Rajan the Deal Maker and welcome to Real Estate की BKC again. आज मेरे साथ हैं सचिन गुप्ता जी जो नोएडा से हैं और हमारी सीरीज में जो कि वी आर बेस्ड इन नोएडा जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं टू ट्रैवल अक्रॉस इंडिया और रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे। जितने भी वेटरन्स हैं, जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं उस पर्टिकुलर सिटी के, उन सब से हम मुलाकात करेंगे। सो वेलकम सचिन। थैंक यू अशोक भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। ऑल वेल। तो आज हम नोएडा के बारे में बात करेंगे आपसे। पहले आपसे आपके बारे में पूछते हैं कि आपका रियल एस्टेट एक्सपीरियंस क्या है, कैसे आपकी जर्नी बीती, इस पिछले 20 साल में क्या क्या हुआ आपके साथ रियल एस्टेट में। तो राजन भाई, मैंने पिछले 20 साल में रियल एस्टेट का पूरा 360 डिग्री टर्न अराउंड देखा। मैंने 2005-6 में जब रियल एस्टेट नोएडा शेप अप हो रहा था रियल एस्टेट, यस, फ्रॉम दैट टाइम आई हैव सीन कि जब जेपी, अमरपाली, सुपरटेक, यूनिटेक, ये सारी कंपनीज नोएडा में आ रही थी और नोएडा शेप अप हो रहा था। यस, और सेल्स वर लाइक इतनी अच्छी सेल्स हो रहे थे, वॉल्यूम्स वर वेरी हाई। उन्हीं दिनों में नोएडा एक्सटेंशन स्टार्ट हुआ। नोएडा एक्सटेंशन के आते ही अपने आप एक नई चीज शुरू हुई जी। बट सडनली इन 2013-14 नोएडा हैव सीन अ बर्स्ट टाइम, जब आधे डेवलपर एनसीएलटीज में जाने लगे, इश्यूज होने लगे और मतलब एवरी अदर बिल्डर का ये हो रहा था कि आज कौन सा वाला जेल जा रहा है, आज कौन सा वाला। आई थिंक नोएडा ने जो बैड टाइम देखा है रियल एस्टेट का, बहुत वो शायद इंडिया में किसी और ने नहीं देखा। वो समय ऐसा था कि जिन लोगों ने खरीदा हुआ था वो बेचारे ये बोलते थे कि आपने ऐसा क्या मतलब दुश्मनी निकाली कि हमें रियल एस्टेट में कोई चीज इन्वेस्ट करना। गुड थिंग इज दिस, आफ्टर कोविड चीजें ऐसी टर्न अप हुई और जो शायद लोग आज वही सोच रहे हैं कि तब ले लिया होता तो शायद आज 10 टाइम्स या 8 टाइम्स ऊपर बैठे होते हैं। जो प्रॉपर्टी उस जमाने में 1 करोड़ की बिकती थी, आज वो आपको 5 करोड़ से कम नहीं मिलती। वो अभी आप एग्जांपल बता रहे थे जब हम ऑफलाइन। तो हाँ, 2005 की बात करें तो 5 में मैंने जब हम नोएडा एक्सप्रेसवे से क्रॉस होते थे तो सामने एक प्रोजेक्ट बन रहा था बीच में और वो एटीएस विलेज था। तो ऐसा लगता था ना ये नोएडा में है ना ये नोएडा में है, भाई यहाँ के रहेगा कौन। तो 1900 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस होता था जी। 1900 से 2100 के बीच में मेजर सेल्स हुई वहाँ पे। फाइनली जब आज हम एटीएस विलेज को देखते हैं, पिछले 5-7 साल का देखते हैं, तो 12,000, 15,000 और एटीएस से एग्जाम्पल बना एक्सप्रेसवे में अगल बगल के जितने भी नए प्रोजेक्ट बने वो अपने आप में एक कंपैरिजन था एटीएस उन सब प्रोजेक्ट्स के। तो 15 से 18 साल के अंदर अंदर आई थिंक 2000 से 15,000 का टाइम देख लिया। 2000 से 15, सो बेसिकली 8x हो गया। 8x बिल्कुल, विद इन 15 इयर्स 8x हो गया। हम पिछले 3 साल की भी बात करें तो फॉर एग्जांपल जेपी विस्टॉन का प्रोजेक्ट है कॉस्मो, जो काफी अफोर्डेबल वाले प्रोडक्ट में आता है। 40 से 50 लाख की एवरेज सेल्स प्राइस रहती थी और पिछले 5 साल वही थी। बट सडनली विद इन लास्ट 2 इयर्स आज वो 50 लाख वाला कॉस्मो से आपको 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख से पिछले 3 साल में 2x हो गया। मतलब आई थिंक पूरा नोएडा रीजन 2x से ऊपर ही हुआ है। मिनिमम 3x तो आप मान ही लीजिए। मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल है अगर इन्वेस्टमेंट का देखा जाए तो नोएडा अथॉरिटी वाले, यमुना अथॉरिटी वाले जो प्लॉट्स आए थे जी, मतलब 50 लाख 30 लाख की अलॉटमेंट थी और तो 10 साल हो गए उस बात को। आज वो प्लॉट आपको 3 करोड़ रुपए से कम 3 करोड़ का प्लॉट नहीं मिलता, तो वो 10x हो गया प्राइस, 10x हो गया और वो भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट। तो जिसने अगर ले लिया तो उसकी एक एसेट ऐसा खड़ा हुआ है जो अपने आप में एक रिच एसेट बन। तो आपने नोएडा का या रियल एस्टेट का इशू से आपने रियल एस्टेट का वो टाइम देखा है जब रियल एस्टेट पूरा पीक पे गया और आपने द वर्स्ट टाइम देखा है कि शायद आपको उस टाइम कोई एक फोन में नहीं आता था। अरे 14-15 में तो ये हालत होती थी कि बस यही फोन आते थे, आज कौन सा डेवलपर का क्या हुआ। मतलब सिर्फ बैड न्यूज का फोन आता। तो 2007 से लेके जो 2013 तक, मतलब टिल 2013 जो भी डेवलपर्स लॉन्च हुए वो बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छी मार्केट पोजीशनिंग हुई थी। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट जेपी विस्टॉन, तो लोग ना हमें फोन करते थे, सोर्स लगाते थे, कैसे भी यार ये नया प्रोजेक्ट जो जेपी का है इसमें मुझे अपार्टमेंट दिलवा दो, डिस्काउंट प्राइसिंग वो सारी चीजें, अपार्टमेंट चाहिए। सेम विद 3Cs अपने आप में एक ऐसा न्यू एक डेवलपर निकल के आया था
और लोग ना जितने भी प्रोफेशनल्स और आईटी कंपनीज वाले स्पेशली इस चीज में बहुत ज्यादा परचेज करते हैं। यस और वो दौर देखा है कि हर 3 महीने बाद का एक पोजीशन प्लान था और उसके साथ प्राइसिंग का डिफरेंस होता था। यस बाद में यही मेन जो डेवलपर्स थे जो मार्केट को ड्राइव कर रहे थे, मोस्ट ऑफ देम, मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए एंड बिकॉज ऑफ दैट मार्केट हैव सीन अ वेरी बैड टाइम। यस बट यस, so finally we are in the good shape of the market now. we are in the best shape of the Best shape of the market. नोएडा अथॉरिटी ने भी अपने लेसन्स लर्न कर लिए। वो भी अब अथॉरिटी के जो प्लॉट्स बिल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं वो आई थिंक अब इंस्टॉलमेंट पे नहीं प्रोवाइड करते, वो 100% पे प्लॉट। और रेरा आ गया है तो उस रेरा का बहुत बेनिफिट है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। सो उस चेंज में एक चेंज बहुत बड़ा हुआ है जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी इन रियल एस्टेट। सो एक्चुअली क्या था कि व्हेन वी स्टार्टेड इन 2004-5 की बात करें तो ना सिर्फ ईमेल्स भी नए नए थे, मतलब ईमेल्स तो पुराने थे खैर, लेकिन सोशल मीडिया बहुत नया था जी। बहुत लिमिटेड सोर्सेज होते थे कस्टमर को आप तक पहुंचने के लिए और आपको कस्टमर एक्वायर करने के लिए डिजिटली। यस कस्टमर्स के पास भी बहुत कुछ डिजिटली अवेलेबल नहीं था। उन्हीं दिनों 99 एकड़ मैजिक ब्रिक्स पोर्टल्स का भी दौर आना शुरू ही हुआ था। बट यस, स्लोली लास्ट ईयर वी टॉक अबाउट, तो वेदर इट इज यूट्यूब और डिजिटल मीडिया और इंटरनेट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और आज ना टेक्नोलॉजी ने बायर्स को बहुत ज्यादा अवेयर कर दिया है। यस मतलब व्हाटएवर दे वांट, कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले दे कैन सी द रिव्यूज, वो बाकी लोगों जिन्होंने पहले उस कंपनी के साथ अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनसे रिव्यूज ले लेते हैं, तभी वो आगे जाके इन्वेस्ट करते हैं। पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इतनी, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत पता ही नहीं चलता था एक बंदा नहीं रह रहा है एक दूसरे See, this technology is affecting not only the buyers, ये channel partners, brokers, brokerage companies, developers, सब में changes ला रही है। देखिए एक्चुअली यहाँ 2005 से अब तक ना ये तो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। पहले क्या था, नोएडा को ना एक टैग लगा हुआ था अफोर्डेबल जी। तो ना जो लोग सेल कर रहे थे वो भी वैसे ही थे, लिमिटेड सैलरीज थी, ब्रोकर्स के यहाँ भी लिमिटेड बंदे होते थे, लिमिटेड सैलरीज थी। आज जो नोएडा एनसीआर में ना दिल्ली और गुड़गांव को ना टक्कर दे compete करता है। Yes. आज हम अफोर्डेबल और लग्जरी से हटके अब हम अल्ट्रा लग्जरी में की कैटेगरी में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। जब पहुंच चुके हैं तो क्लाइंट भी वैसा आ रहा है। आज जो 5 करोड़ 10 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस कस्टमर की क्वालिटी बहुत, मतलब इट्स वेरी इंप्रूव क्वालिटी। और ये कस्टमर ना सिर्फ प्राइस सेंसिटिव नहीं है, इसको सर्विसेज चाहिए। अफोर्डेबल में क्या होता था कि आपको 50,000 रुपए सस्ता जो भी दे देगा आप उससे क्वालिटी ऑफ ब्रोकर नहीं देख रहे। थिंग्स हैव टोटली टर्न अराउंड राइट नाउ। अब अच्छे ऑफिसेज हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स हमारे आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं। दे आर इक्विप्ड विद सॉफ्टवेयर, दे आर इक्विप्ड विद सिस्टम्स एंड एवरीथिंग, दे आर जनरेटिंग डिजिटल लीड्स एंड कस्टमर्स को और अच्छे से सर्विसेज दे रहे हैं जो पहले शायद बिल्कुल नहीं होता। पहले आपने प्रॉपर्टी बेच दी, नमस्ते थैंक यू हो गया, अब आप बाकी पैसे आप अपने घर जाओ, चाबी आपको मिल गई। अब क्या है, इट्स मोर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग, जहां आप कस्टमर को अगर कोई चीज दिला रहे हो, आप उसको सर्विसेज भी दे रहे हो, इसी बात के वो आपको पैसे दे रहा है। ऑब्वियसली वो क्लाइंट आपको आज नहीं, वो सोशल मीडिया पे आपको अगले 2 साल 3 साल तक फॉलो कर रहा है और हो सकता है वो 3 साल फॉलो करके आपके पास आया है। Very true. He has all the he has noticed everything about that. So that is the difference in और क्वालिटी ऑफ मैन पावर बहुत इंप्रूव हुई है रियल एस्टेट में। पहले रियल एस्टेट एक थोड़ा सा नाम ये लगता था लोगों को, दूसरी इंडस्ट्री के लोग बहुत इजीली नहीं आते थे। yes. अभी जो मैन पावर देखो आप किसी भी, इवन आपके ऑफिस में मैंने देखा, so everyone is like it looks completely like a IT company। yes, मतलब लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ट्रेनिंग हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, आज आप कॉन्ट्रैक्ट शूट हो रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग करके प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, yes. आप ऑनलाइन प्रॉपर्टी विजिट करा रहे हैं, तो टाइम है टोटली चेंज एंड कस्टमर्स ने भी इसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया। और पहले तारीफ है कि रियल एस्टेट रेरा आने के बाद प्रोफेशनल जब सिस्टम में हम लोग के आए तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसका फायदा उठाया। आज आप नोएडा में बैठ के दुबई के कस्टमर को सेल कर रहे हो, यहीं से
विजिट करा रहे हो। अदरवाइज पहले क्या होता था, मैं दुबई से इंडिया आऊंगा तब देखूंगा तब डिसाइड करूंगा, तब तक प्राइस बदल जाते थे। यस, अभी क्या है, देन एंड देयर आप इमीडिएट पैसा ट्रांसफर करो, प्रॉपर्टी लॉक, क्लाइंट उसी टाइम डिसीजन ले रहा है, वर्चुअल टूर्स कर रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो टेक्नोलॉजी हैज गिवन अ ड्रास्टिक चेंज टू रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और अब रियल एस्टेट ना एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में काउंट होना शुरू हो गया। यस, सो एज यू सेड, अभी ये आपने कहा कि नोएडा में हम अफोर्डेबल से लग्जरी से अल्ट्रा लग्जरी पे एंटर कर चुके हैं। जी, तो अगर हम ऑलरेडी अल्ट्रा लग्जरी में एंटर कर चुके हैं, तो ऐसा क्या हुआ नोएडा में कि हमारा जो लग्जरी सेक्टर है नोएडा का, वो एकदम से डिमांड में आ गया? एक्चुअली जब नोएडा बसा था तो ना मेजरली है इंडस्ट्रियल ज्यादा था। यस, और इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते थे, जो ओनर्स थे, वो दिल्ली में रहते थे, करेक्ट, और जो जॉब करते थे वो नोएडा में रहते थे। जो वर्कर्स थे वो नोएडा में, बिकॉज नोएडा वाज क्वाइट अफोर्डेबल, और उनके फैक्ट्री या इंडस्ट्री के आसपास में रह के अपना काम कर रहे थे। बट स्लोली जब नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ की डेवलपमेंट जो की, ओवरऑल आज आप यहाँ के रोड देखिए, आप पार्क देखिए, कोई कंपटीशन नहीं, कोई मतलब हमारे दिल्ली एनसीआर में कितनी बारिश हो जाए ना, मजे के अलावा रोड कुछ नहीं कुछ नहीं होता। रोड से हम बहुत निकल आती है, हमारे गाड़ियों में बुरी होती है। यस, सो दैट्स द बिग डिफरेंस। बट यस, नोएडा में बहुत बड़ा इस सबसे ना मेजर चेंजेस आए हैं। यस, सो अल्ट्रा लग्जरी जो सेगमेंट है वो इसलिए आ गया है क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज ये हुई कि प्रोफेशनल डेवलपर्स आना शुरू हुए। ओके, मतलब अभी तक अगर मैं 2015 मतलब 13-14 तक बात करूं, तो यहाँ लोकल डेवलपर्स थे, और गिने चुने एक दो प्रोफेशनल कंपनीज थी, यूनिटेक और जेबी या एटालॉन। अब क्या हुआ, 2015-16 के बाद रियल एस्टेट का जब टर्न अराउंड आ रहा था, सिस्टम थोड़ा अथॉरिटी ऑर्गेनाइज हुई, रेरा आया, कंप्लायंस पे बात होने लगी, तो कॉर्पोरेट्स ने यहाँ शिफ्ट किया। मतलब बिग एग्जांपल इज गोदरेज। गोदरेज इज वन ऑफ दोस डेवलपर जिन्होंने नोएडा को एक रिकॉग्निशन दिया और एक अच्छा ब्रांडेड फेस दिया। यस, कंपनीज लाइक M3M ने आके उसका ना ग्राफ ही एक नेक्स्ट लेवल ही अलग कर दिया। तो आए ही उन्होंने आते ही एकदम से जिसको कहते हैं नोएडा को रीलॉन्च कर दिया। तो जब प्रोफेशनल कंपनीज आती हैं, अच्छे कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज लाइक अंतारा और मैक्स रियलिटी, एक्सपीरियन, तो ब्रांडेड जब प्रोजेक्ट्स आने लगे, तो डेफिनेटली कस्टमर्स भी का कॉन्फिडेंस वो दोबारा बिल्ड हो गया। और स्पेशली जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किए थे, उन्होंने और बेटर वो किया। अदरवाइज क्या होता था, पहले सिर्फ छोटे घर बनते थे, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकती थी। एवरेज प्रॉपर्टी डबल लोग जो सेल करते थे वो 50 से 70 लाख के बीच में होती थी। आज वो 3 करोड़ में का बजट लेके कस्टमर आ जाए तो सोचना पड़ता है भाई को दिलाना क्या है। दैट इज बिग चेंज। सो इट इज अ बिग इन स्पेशली डेवलपमेंट ऑफ नोएडा। सेकेंडली जो टेक्नोलॉजी ने जो चेंज किया उसकी वजह से प्रोफेशनल्स आए, एंड थिर्डली द बिग चेंज इज कि जो प्रोफेशनल डेवलपर्स नोएडा में आए, दैट इज द मेन बड़ा चेंज। दैट इज द मेन फेस चेंज हो गया, वो फेस चेंज हो गया। नहीं तो नोएडा वाले बिल्डर ना लोगों ऐसी इमेज बन गई थी कि नोएडा वाले हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या देंगे भी कि नहीं देंगे। देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये थोड़ा सा एक वो था नोएडा के। आज कॉर्पोरेट सिस्टम है, लोग साफ सुथरा काम हो रहा है टाइम पे। मतलब मैं यू वोंट बिलीव, अब हंसोगे राजन भाई, मैंने ना रियल एस्टेट ब्रोकरेज शुरू की 2005 जी, और टिल 2013 मैंने जितना भी माल बेचा ना 2005 से 13 तक, मैंने अपना बेचा हुआ कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होते हुए देखा। ओह माय गुडनेस, मतलब जो कुछ भी बेचा वो डिलीवरी, मतलब मैंने जिस स्टेज पे भी सेल किया था, मैं किसी के गृह प्रवेश में जा नहीं पाया। एंड 2014-15 के बाद जो दौर आया, तो वो टाइम देखा कि 3 साल पहले भाई कोई नया लॉन्च हुआ था, और अब हम जैसे गोदरेज वुड जैसा एग्जांपल, यस, गोदरेज वुड में हम लोगों ने 3 साल पहले लॉन्च हुआ था, पोजीशन है उन लोगों की गृह प्रवेश हो रहे हैं। तो प्रतीक एडिफिस वाज वन प्रोजेक्ट जहां हमने सेल किया और गृह प्रवेश हो रहे हैं। आई विश अब तो जो पुराने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो सब अब तो एक्चुअली क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी आ गई प्रोजेक्ट्स में। तो जितने भी प्रोजेक्ट जो एनसीएलटी वगैरह में थे या जो भी डेवलपर्स नहीं उनको शेप अप कर पा रहे थे, अब उन प्रोजेक्ट्स में ना प्रॉफिटेबिलिटी दोबारा से लौट आई है। तो सब पोजीशन सारे ना या तो कोई एक्वायर करेगा या लोग आपस में
कैसे भी जेवी करेंगे, जो भी चीजें करेंगे, बट यस मेजर प्रोजेक्ट्स तो निकल भी आए। अब अम्रपाली को अगर हम बात करें तो एनसीएलटी के पास ही है सारा प्रोजेक्ट, तो उन्होंने कितना एनबीसीसी ने बहुत अच्छे से डिलीवर कर दिया, एनबीसीसी ने डिलीवर बहुत अच्छा डिलीवर किया। यस, तो रीसेल में पूरी इन्वेंटरी आ गई। ऐसे जेपी विस्टॉन में बात करें तो इतनी सारी आजकल जेपी में दोबारा से कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस द काइंड ऑफ ट्रेडिंग व्हिच आज एक्सप्रेसवे में अगर सबसे ज्यादा कहीं सेल हो रही है तो वो जेपी विस्टॉन में हो रही है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस आया, पीपल आर मेकिंग मनी एंड Yes. इन्वेस्टर्स आर मेकिंग मनी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। So when you say ultra luxury आ गया और नोएडा में अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट क्रिएट हो गया, तो जब हम बात करें आज इन 2024 अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो नोएडा रीजन की बात करता हूँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, इन तीनों को पूरा नोएडा रीजन बोल देते हैं। राइट। इस पूरे रीजन में आज की तारीख में ऐसा कौन सा हॉटस्पॉट है जिसमें इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है? आंख बंद करके यमुना एक्सप्रेस, आंख बंद करके यमुना एक्सप्रेस पे। एक बार दोबारा बोल दो, आंख बंद करके यमुना एक्सप्रेस पे। यमुना एक्सप्रेसवे इज द फ्यूचर। आज कम पैसे के साथ आप वहां एंटर कर सकते हो जी, और सही, मतलब आज ना स्टेबल गवर्नमेंट है, काम इतनी तेजी से चल रहा है। Correct. इन 2015 आई बिलीव हम दोनों साथ में ना नेक्स्ट टाइम जब ट्रिप पे जाएंगे तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रहे होंगे। एब्सोल्युटली। तो और इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, प्लॉटेड डेवलपमेंट, अपार्टमेंट्स और कमर्शियल, सो एवरीथिंग इज कमिंग। और इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है, तो वो अपने आप में ना, जब व्हेनेवर आई सी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 2004-5 वाला टाइम, वही सेम मुझे आज यमुना एक्सप्रेसवे पे दिखता है। तो जो लोग हम जब एटीएस विलेज को सोचते थे ना कौन रहने आएगा, तो शायद अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे कौन रहने आएगा। ये तो बड़ी कॉमन बात है सचिन भाई कि जिस जगह पर ये सोचा जाता है कि यहाँ कौन रहने आएगा, उसी जगह पे सबसे ज्यादा बूम आता है। वेरी ट्रू। क्योंकि वही जगह होती है जहां पर आप स्क्रैच से कुछ काम करते हो और सस्टेनेबल सिटीज हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है। यमुना एक्सप्रेसवे इज गोइंग टू बी अ स्मार्ट सिटी। अपना वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट हब बहुत बड़ा बन रहा है। कोई ऐसा साधन नहीं है ट्रांसपोर्ट का जो गवर्नमेंट वहां ला नहीं रही है। सो और वहां क्या क्या किस टाइप के ऑप्शंस ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं? यमुना पे इनिशियली कहीं भी कोई भी शहर जब बनता है तो सबसे पहले ना जो चीज सबसे ज्यादा बिकती है दैट इज लैंड। यस, प्लॉट अथॉरिटी ने 10 साल 12 साल पहले जो प्लॉट्स लॉन्च किए थे, आज वो सब शेप अप हो गए, सारे सेक्टर्स कर चुके हैं, लोगों ने वहां कंप्लीशंस वगैरह अपने बनाने शुरू कर दी। सेकंड थिंग जब आता है कि जहां भी बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है वहां छोटे और अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स का बिल्कुल आने जरूरी भी है। एटीएस एलियोर और आसपास के जो छोटे के कुछ प्रोजेक्ट्स, उन्होंने वो वाला दौर पूरा कर दिया। अब वहां पे ना हम मिड सेगमेंट पे पहुंच चुके हैं। ओके, जैसे अगर भी हम बात करें ईस्ट एरा, मतलब 8,000 रुपए के सेगमेंट तक यमुना अपार्टमेंट में पहुंच गया। उसकी वीडियो है हमारे पास, जिस दिन अलॉटमेंट हुई है वहां कई हजार गाड़ियां खड़ी हैं। राइट। अब स्लोली यू विल फाइंड कि वहां और प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम की तरफ वो और बढ़ेगा। राइट। जैसे ही एयरपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा, एयरपोर्ट से रिलेटेड इतनी सर्विसेज हैं, उन लोगों को रहने के लिए ना वो नोएडा नहीं आएंगे या तो उन्हें वहीं रहना है, क्योंकि डिस्टेंस भी है। तो जैसे पहले दिल्ली से लोग नोएडा काम करने आते थे बिकॉज ट्रैफिक नहीं था, अभी लोग नोएडा में शिफ्ट हो गए। तो सेम वेज अभी नोएडा से शायद थोड़े दिन यमुना जाएंगे, फिर थोड़े उसके बाद वहीं शिफ्ट डेवलप होगा। करेक्ट। तो नोएडा मतलब यमुना एक्सप्रेसवे इज द हब एंड दैट्स द फ्यूचर, क्योंकि वो लॉजिस्टिक्स हब बन रहा है एयरपोर्ट, तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स पेरिफेरल से कनेक्टिविटी है। आप कितने शहरों को जोड़ता है। आप यमुना एक्सप्रेसवे से मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुंच सकते हो, इधर आपका पूरा देहरादून तक कनेक्टिविटी है, उधर आपकी सीधे लखनऊ बनारस सारा कनेक्टिविटी है। तो मतलब दैट इज एक्चुअली अ हब। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा के बाइक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मैं तो यहाँ तक मानती हूँ। तो उस हिसाब से तो अगर हम आज बात करें तो जहाँ पर नोएडा का प्राइस है और जिस जगह पर यमुना का प्राइस है, एटलीस्ट 3x का तो डिफरेंस यहीं पर है अभी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है राजू भाई, जब तक यमुना एक्सप्रेसवे नहीं था तब तक ना नोएडा की एंट्री देखी जाती थी दिल्ली से। अच्छा, उधर से मयूर विहार के। तो जो प्रोजेक्ट्स उस दिल्ली, बिकॉज हर कस्टमर क्या बोलता था मुझे दिल्ली के पास चाहिए जी, दिल्ली से बेस्ट कनेक्टिविटी हो जाए। और
जब नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे बना तो लोग कालिंदी कुछ कालिंदी कुंज से एंट्री देखने लगे, सेक्टर 44 या महामाया फ्लाईओवर, जब कालिंदी कुंज नहीं था तो सेक्टर 15 सेक्टर 14 है, आप इन सबको देखिए। वहीं से देखिए। फिर सेक्टर 14 यहाँ आ गया तो सेक्टर 44 और ये आसपास के एरिया एकदम सडनली डेवलप हुए और सबसे ऊपर चले गए। अब यमुना एक्सप्रेसवे के कनेक्टिविटी होने के बाद अब यमुना की ना नोएडा की एंट्री उधर से होगी, एयरपोर्ट की तरफ से होगी। यस, बिकॉज़ ना अब लोग हम पहले डिपेंडेंसी थी कि बस उधर से ही लोग आएंगे। अभी हमारे पास यमुना एक्सप्रेसवे की वजह से लखनऊ से भी लोग आ रहे हैं, मथुरा से भी आ रहे हैं, कोलकाता से भी आ रहे हैं, लोग आगरा भी जा रहे हैं, वृंदावन भी जा रहे हैं। तो अब ना उनको अगर किसी ने नोएडा में रहना उसे दिल्ली भी नहीं एंटर करना पड़ता है। ही वांट कि मुझे नोएडा दिला दे, मैं क्यों दिल्ली में जाना, मैं क्यों दिल्ली में। और एयरपोर्ट के बाद वो और बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। आप देखो सेक्टर 150 इज द बिगेस्ट एग्जांपल। यस, लोग जब एयरपोर्ट नहीं था तो 150 को लास्ट सेक्टर मानते थे, अभी 150 ना फर्स्ट सेक्टर है नोएडा। यस, तो दिस इज अ बिग चेंज, दैट इज द बिग चेंज। So that is what we talked about today about Noida. हमारी सीरीज का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारे दिल से जुड़ा हुआ शहर है, मेरे दिल से भी और सचिन जी के दिल से भी, क्योंकि हमने अपना रियल एस्टेट करियर यहीं से स्टार्ट किया है, हमारी कर्म भूमि यही है। तो इसको इससे स्टार्ट करना बहुत जरूरी था। आई होप यू लाइक द शो, सो बने रहिए। वी विल बी with you for the entire India show. See you soon.